नमस्कार। मैं डॉक्टर सन्मुख नागनाथ मोक्षट्टे, हिंदी विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय, उमरगा, जिला उस्मानाबाद। आज मैं आपके सम्मुख बीकॉम द्वितीय वर्ष का द्वितीय भाषा का चतुर्थ सत्र का वाणिज्य व्यापार लेखन पक्ष के अंतर्गत का प्रारूपण, इस मुद्दे पर मैं आपके सम्मुख में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। जनसंपर्क माध्यम के जो भी महत्वपूर्ण हेतु हैं, उसमें से सबसे पहला हेतु होता है जनता तक पहुंचना, जनता तक अपनी बात लेकर जाना। और इसीलिए इस जनसंपर्क में सबसे महत्तम कार्य होता है लेखन का, क्योंकि जनसंपर्क कर्ता जो होता है वह हर समय या हर बार वह सभी लोगों तक या समाज के सभी स्तर तक वो पहुंच नहीं पाता। इसलिए उसके पास एक ही माध्यम बचता है और वो होता है शब्द माध्यम। और वह इसके माध्यम से अपने मन की अनुभूति को कागज पर उतारने का काम कर देता है और उसके द्वारा वह उन बातों को, अपने मन की अनुभूति को, उस सूचना को वह जनता तक पहुंचाता है और उसके माध्यम से अपने हेतु या लक्ष्य की प्राप्ति वह करता है। और इसी द्वारा वह उस सूचना के प्रति जो भी विश्वसनीयता है उसको भी वह बरकरार रखने का प्रयास करता है। वाणिज्य व्यापार के लेखन पक्षों में हमारे विश्वविद्यालयों ने अलग अलग प्रकार के उपमुद्दे रखे हैं, जिसमें प्रारूपण है, टिप्पण है, संक्षेपण है। आज मैं प्रारूपण के ऊपर अपनी बात प्रस्तुत कर वाणिज्य व्यापार लेखन पक्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सम्मुख में उजागर करूंगा। प्रारूपण, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में अपने कामकाज को निपटाने के लिए जो भी पत्र व्यवहार किया जाता है, पत्राचार किया जाता है, उन सभी को विधि पूर्वक उसका प्रारंभिक रूप जो भी तैयार किया जाता है उसी को प्रारूप लेखन कहा जाता है, उसी को प्रारूपण कहा जाता है, आलेख कहा जाता है, उसी को मसौदा कहा जाता है। अर्थात ये सारे शब्द उस प्रारूपण के समानार्थी शब्द हैं। वैसे तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने प्रारूप के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द प्रचलन में लाए हैं। प्रारूप के लिए, प्रारूपण के लिए अंग्रेजी में ड्राफ्ट इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ प्रारूप, मसौदा, ड्राफ्टिंग आदि शब्दों का प्रयोग भी प्रारूपण के लिए किया जाता है। सर्वसाधारणतया प्रारूपण का अर्थ होता है मसौदा तैयार करना आदि। अर्थात इसके माध्यम से ही प्रारूपण का जो भी आकार होता है वह जनता के सम्मुख मूल रूप में या सर्वाधार रूप में वह अभिव्यक्त हो पाता है। इतने सारे शब्द होने के बावजूद भी प्रारूपण के लिए वर्तमान समाज में इस प्रारूपण के लिए प्रारूप तथा प्रारूपण इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वसाधारणतः लोग कहते समय ड्राफ्ट वगैरह भी आदि शब्दों का प्रयोग वो करते ही रहते हैं, लेकिन प्रारूप और प्रारूपण इन्हीं शब्दों का अधिक मात्रा में प्रचलन वर्तमान समय में हम लोगों को देखने के लिए प्राप्त होता है। इस प्रारूपण की परिभाषा करते समय प्रारंभिक तौर पर उसके सर्वसाधारण अर्थ पर दृष्टिपात करना अत्यावश्यक है। उसका प्रारूपण का सीधा साधा
अर्थ होता है या सर्वसामान्य अर्थ होता है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र, परिपत्र एवं सूचना आदि सभी का कच्चा रूप तैयार करना, इसी को प्रारूपण कहा जाता है। जब कोई किसी सरकारी कार्यालय में स्थित छोटा कर्मचारी या अधिकारी कोई प्रारूप तैयार करता है तो उसे वह केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उस प्रारूप को वह अपने उच्चाधिकारी के पास उसको अनुमोदन के लिए, उनका अनुमोदन प्राप्ति के लिए वह भेज देता है। जैसे ही वह कच्चा प्रारूप जो होता है वह उच्चाधिकारी के पास पहुंचने के पश्चात वह उसको पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उसके मूल तक जाने की कोशिश करता है और फिर उसको जैसे ही उसमें कुछ मतलब सारी बातें यदि अच्छी लगी तो वह तुरंत उसको स्वीकारता है और उसको तुरंत अनुमोदन देकर वो उसको पूर्णत्व रूप प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद वो जैसे ही छोटे अधिकारी के पास वो बातें आती हैं, वो प्रारूप तैयार होकर आता है, तो वही संशोधित प्रारूप जो है उसी को टंकित और मुद्रित कर कर उसको अंतिम रूप दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि प्रारूपण की आवश्यकता क्यों है या प्रारूपण का क्या महत्व है। प्रारूपण का जो प्रयोग है वह केवल सरकारी दफ्तरों में ही होता है ऐसा नहीं, वरना विविध व्यावसायिक संस्थानों में भी उसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता है, अर्थात उसकी आवश्यकता महसूस होती है और उसी धरातल पर विविध व्यावसायिक संस्थान अपने कार्य को उजागर करते रहते हैं, उसको पूर्णत्व रूप प्रदान करते रहते हैं। वैसे तो प्रारूप तैयार करने वाला कोई भी हो सकता है, किसी कार्यालय का कोई लिपिक हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई उच्चाधिकारी हो सकता है, या निजी सहायक हो सकता है, या स्वयं उच्चाधिकारी हो सकता है। लेकिन इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण जो भी अंतिम रूप या अंतिम जो भी पत्र है वह अंतिम पत्र एक अच्छे रूप में बन पाता है, व्यवस्थित रूप में वह टंकित हो जाता है, मुद्रित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार से कई लोगों ने उसको देखा हुआ होता है। एक प्रकार से वो संशोधित किया हुआ वो प्रारूप होता है और उसको अंतिम रूप देने के बाद सभी की मान्यता के आधार पर वह अंतिम रूप प्राप्त होने के बाद उसके आधार पर जो भी पत्र निकलता है वो समस्त अशुद्धियों से मुक्त होता है। इसका मतलब है किसी भी सरकारी कार्यालय का जो भी पत्र होता है, जो भी परिपत्रक होता है, वह इन प्रारूपों के कारण वह अशुद्धि से मुक्त बन जाता है और उसके कारणवश जनता में जो भी अशुद्धि से आए हुए परिपत्रक के कारण जो भी भ्रम तैयार होता है वह तैयार नहीं होता। परिणाम स्वरूप जनता जो भी है वह एक सुचारू व्यवस्था का रूप ग्रहण करती है, सुचारू रूप को स्वीकार कर उसके आधार पर वह चलने का काम कर देती है। सारी बातें उनको स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम प्रारूप की या प्रारूपण की जो रचना विधि है उस पर हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि संसार में जितनी भी बातें हैं उसकी अपनी अपनी एक रचना विधि है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रारूपण की भी अपनी रचना विधि है, इसमें भी कुछ मुद्दे हैं, उसी आधार पर ये प्रारूपण बनता है या उसी आधार पर प्रारूप लिखे जाते हैं। सबसे पहला इसमें का मुद्दा है निर्देश या शीर्षक। अब देखिए, कोई भी प्रारूप लिखते समय पहले तो क्या होना चाहिए, उसका निर्देश या शीर्षक होना अत्यंत आवश्यक होता है और ये सब करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि सबसे पहला है, प्रारूप में सबसे ऊपर एकदम कागज के बीच में पत्र का क्रमांक होना या उसका उल्लेख करना अत्यावश्यक होता है। दूसरी बात,
पत्र की बिल्कुल क्रम संख्या देने के बाद ठीक उसके नीचे जिस कार्यालय या जिस सरकार की ओर से वो पत्र भेजा जा रहा है, उस मंत्रालय या उस कार्यालय का वहां पर क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अब तीसरा जो मुद्दा है, वो तीसरा मुद्दा ये है कि पत्र क्रमांक और शासकीय संस्थान के नाम के नीचे सीधे नीचे हटकर बाई और पत्र भेजने वाले का नाम, फिर उसका पद, पता आदि का उल्लेख होना चाहिए या होता है। उसके बाद की बात है, पत्र प्रेषक के नाम या पद के उल्लेख के बाद उसके नीचे थोड़ा स्थान छोड़कर सेवा में शब्द लिखे और उसके नीचे उस व्यक्ति का नाम या पद तथा पता लिखे जिसे वह पत्र लिख रहा है या जिसे पत्र लिखा जा रहा है। अगला मुद्दा है, पत्र पाने वाले के नाम, पद, पता आदि के बाद विषय का निर्देश होना अत्यावश्यक है। मतलब वहां पर विषय का संक्षिप्त रूप में विवरण होना आवश्यक है। विषय के संदर्भ में निर्देश कर उसको रेखांकित करना यह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके आधार पर उस प्रारूप में क्या है, वे उस विषय को देखने के बाद तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद उनमें संबोधन का उल्लेख भी होना चाहिए। वैसे तो सरकारी जो पत्र होते हैं वह सरकारी पत्र व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये किसी समूह को वगैरह लिखे जाते हैं तो वहां पर महोदय, महोदया, माननीय, मान्यवर आदि शब्दों का वहां पर प्रयोग होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रारूप लिखते समय सबसे पहला मुद्दा होता है निर्देश या शीर्षक। तो इस निर्देश या शीर्षक को लिखते समय इन सारे बातों पर या इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इन्हीं बातों पर ध्यान रखकर या ध्यान देकर ये पहला जो स्तर होता है या पहला जो कदम होता है प्रारूप का या प्रारूपण का, वह पूर्णत्व रूप प्राप्त करता है। उसके बाद जो दूसरा रूप है, दूसरी जो रचना विधि है प्रारूपण की, वह ये है कि विषय विवेचन या खंडन या मंडन। अब देखिए, ऊपर तो जैसे विषय का निर्देश होता ही है, लेकिन पत्र के जो मूल में जो होता है वहां पर विषय का विस्तार से विवेचन होना चाहिए। विषय के बारे में पूरी जानकारी वहां पर होनी चाहिए और उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देकर पठन करने वालों को उसका पूर्ण रूप ज्ञात हो, इसका हम लोगों को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें भी कुछ बातें महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले तो स्वनिर्देश का उल्लेख होना चाहिए। जैसे कि यदि शासकीय पत्र किसी व्यक्ति, संस्था, मंत्रालय, अनुभाग आदि के पत्र के उत्तर में है तो प्रारूप के इस अंश का प्रारूप उस पत्र के दिनांक, क्रम, संख्या तथा वर्णित प्रसंग से किया जाना चाहिए। शासकीय पत्र व्यवहार में सभी पत्रों की समाप्ति अलग अलग प्रकार से होती है। स्वनिर्देश का जो संकेत होता है वह बहुधीय, बहुधिया, आपका, आपका विश्वास पात्र, आपका आज्ञाकारी आदि विविध रूपों में किया जा सकता है, परंतु अधिक प्रचलित शब्द तो बहुधी या बहुधिया ही है तथा आपका ही है। तो उन्हीं का शब्द या उन्हीं शब्दों का प्रचलन हमारे समाज में या इन पत्रों में अधिक मात्रा में दिखाई देता है। उसके बाद है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर सबसे नीचे जो होता है कि बिल्कुल अपने दाहिनी ओर, पत्र के नीचे और उसमें हस्ताक्षर करना है और उस हस्ताक्षर के नीचे उस हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद आदि का भी उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद संलग्न पत्र। अब उसके बाद नीचे मतलब उसके बिल्कुल हस्ताक्षर होने के बाद उसके बिल्कुल बाईं ओर संलग्न का उल्लेख होता है
और उसके ठीक नीचे संलग्न ऐसा शीर्षक देकर उसके नीचे जितने भी पत्र, कागज या प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं उसका वहां पर उसकी संख्या होनी चाहिए, उसका वहां पर थोड़ा सा विवेचन भी वहां पर होना चाहिए, उसका संकेत वहां पर होना चाहिए। इस प्रकार प्रारूपण की ये रचना विधि है। अर्थात प्रारूपण लिखते समय जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा है मंत्रालय या विभाग का नाम पता, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पत्र की संख्या। तीसरा मुद्दा है प्रेषक का नाम, पद, पता। चौथा मुद्दा है प्राप्तकर्ता का नाम, पद, पता। पांचवा है प्रेषक के कार्यालय का स्थान तथा दिनांक या तिथि, उसका संकेत वहां पर होना अत्यंत आवश्यक है। फिर उसके पश्चात मूल विषय या संदर्भ का संकेत भी होना आवश्यक है। फिर उसके बाद संबोधन, इसका भी वहां पर निर्देश होना आवश्यक है। फिर उसके पश्चात मुख्य पत्र का कथ्य रूप में विवेचन होना आवश्यक है। फिर उसके पश्चात स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद हस्ताक्षर करके नाम, पद आदि सब कुछ होना आवश्यक है। फिर अंत में संलग्न कागजातों की जो भी सूची है उसका भी वहां पर होना आवश्यक होता है। और साथ ही वहां पर संलग्न में यदि किसी व्यक्ति को ये पत्र भेजा रहा है तो उसका भी वहां पर संकेत होना आवश्यक होता है। प्रारूपण के अंतर्गत सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, परिपत्र, मंजूरी पत्र, कार्यालय आदेश, अशासनिक पत्र, फिर अनुस्मारक, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, तार, द्रुत पत्र, सूचना, घोषणा, आदेश, प्राप्ति स्वीकार आदि कई प्रकार के पत्र आते हैं। तो इन सब का प्रारूप में विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है। उपरोक्त ये जो भी सारे प्रकार मैंने अभी अभी उल्लेखित किए हुए हैं वे सारे सारों के प्रारूपण तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन इन सब में भले ही मतलब उन विषयों के अनुसार वो प्रारूप तैयार किए जाते हैं। हम यहाँ पर मतलब हमारे पाठ्यक्रम में प्रारूपण का एक नमूना भी हमारे पास दिया गया है, लेकिन मैं प्रस्तुत विषय के बारे में मैं आपके सम्मुख की जानकारी देते हुए ये प्रारूपण का नमूना यहाँ पर आपके सम्मुख मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इसको वो नमूना हम लोग कक्षा में भी उसको देख सकते हैं और उसको आसानी से उसके बारे में ज्ञान वगैरह प्राप्त कर उसका संकेत प्राप्त कर परीक्षा में उस पर जो भी आए हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग छुड़ाने का आसानी से प्रयास कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ये प्रारूपण के संदर्भ में का जो भी ये विवेचन है ये विवेचन उनको समझ में आया होगा, इसी प्रकार की का विश्वास मैं व्यक्त करते हुए यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं यहीं पर ठहर जाता हूं। धन्यवाद।